नमस्कार, मैं एम एस चौहान, नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो काफ़ी हमारे छात्रों की डिमांड पर लाया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूँ कि हमारी संस्था नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस अकेडमी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षा संचालित कर रही है, जिसमें जो बच्चे अपनी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और किसी तरह से पैसों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते, तो मेरी संस्था उनके लिए निःशुल्क कक्षा उपलब्ध करा रही है। तो आप लोग हमसे YouTube चैनल पर या हमारे यहाँ संस्था पर आकर हमसे जुड़ सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि मैं आर्मी की जॉब से पेंशन लेने के बाद और आज आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। इससे पहले आर्मी की जॉब पूरी करने के बाद मैंने सिविल में LD ग्रेड की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और प्राइमरी टीचर के लिए भी उत्तीर्ण किया, लेकिन आप सब लोगों के प्यार ने मुझे उस सब से हटा करके और आप लोगों के साथ लिया है। तो दोस्तों, जो भी इस तरह की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। लाइक या अनलाइक जो भी आपको वो करें, और मेरा चैनल कैसा लगता है इसे आप कमेंट में ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नागपुर शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। ऑप्शन है नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर और कोलकाता। ऐसे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, क्योंकि नागपुर शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र पूछा है और इसमें नागपुर का भी नाम दिया हुआ है, तारापुर, कोल्हापुर और कोलकाता, जबकि इसका ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों तारापुर। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, मुंबई हाई क्या है। ऑप्शन है पर्यटन, खनिज तेल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और ऊंचा समुद्र तट। तो इसमें ऑप्शन होगा खनिज तेल क्षेत्र, ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ स्थित है। मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। दोस्तों, जो तेल शोधन है ये आपके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तेल शोधन जो है वो मथुरा में है। जो रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी जिसे बोलते हैं, वो मथुरा में बहुत बड़ी है। चलें नेक्स्ट, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों, ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में वो हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। ऑप्शन है अकबर बनाम हेमू, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी और प्रताप बनाम अकबर और अकबर बनाम बाज बहादुर। तो दोस्तों, ये जो लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर और इब्राहिम के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम के बीच में लड़ा गया था और ये 1526 AD में लड़ा गया था। ऑप्शन ये जो आपका है वो है अकबर बनाम हेमू
तो 1556 में ये लड़ा गया और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया। अकबर बनाम हेमू, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। प्रताप बनाम अकबर, इन्होंने जो एक युद्ध लड़ा था इन दोनों के बीच में जो हुआ था ये 1576 में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध कहलाया। अकबर बनाम बाज बहादुर, ये जो अकबर और बाज बहादुर के बीच में जो युद्ध हुआ था 1561 में हुआ और ये मालवा का युद्ध कहलाया। चलिए नेक्स्ट, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? आपको ये बताना कि रबड़ का जो वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों का एक वृक्ष है, कैसा वृक्ष है। दोस्तों ऑप्शन है मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थली वन और ज्वारी वन। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, सदाबहार वन। दोस्तों सदाबहार वन वो वन होते हैं जिनके पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, यानी इनमें जब पतझड़ होती है तो एक साथ पेड़ खाली नहीं होता। जैसे देखा होगा कि पीपल का पेड़ है और इस तरह के जो पेड़ हैं इनमें पत्ते एकदम से बसंत ऋतु आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं और ये खाली हो जाता है, इस पर नई कॉम्पली दोबारा से आती हैं। लेकिन ये जो रबड़ का पेड़ है और इस तरह के जो पेड़ हैं वहां पर कभी खाली नहीं होते, इस पर पत्ते बने रहते, पत्ते गिरते रहते, नए पत्ते आते रहते, तो उन्हें कहते हैं सदाबहार वन। और रबड़ का अगर रबड़ के उत्पादन में अगर देखा जाए तो केरल का जो स्थान प्रथम स्थान पर आता है। सॉरी, प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध गिरवन जो है वो गुजरात क्षेत्र में स्थित है, गुजरात प्रदेश में स्थित है। और गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव प्राणी अभयारण्य है जो एशिया के सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण यहाँ जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया। आपको बताना है कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध और कर्नाटक युद्ध। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये कुछ जो प्रश्न हैं आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग किसी भी लेवल की एग्जाम हो उसमें लगभग जीएस सभी में आती है और सभी जीएस में इस तरह के प्रश्न जो है कई बार पूछे गए। इसलिए मैंने एक ऑप्शन के साथ में तीन ऑप्शन और दिए जो कि आपके प्रश्न से संबंधित बनते हैं। एक प्रश्न में लगभग 3 4 5 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। चलें देखें, प्लासी का युद्ध 1757 एडी में हुआ, 1757 एडी में हुआ और ये किसके? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इतिहास में और ये अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, ये तीनों लोग थे और इनके बीच में हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी दीवानियां स्थापित कर ली थी। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो 1767 से लेके और 1769 ईस्वी तक हुआ था और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थीं। मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक राज्य कहलाता है। बात करें कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध जो है 1744 से 1748 के बीच में लड़ा गया और ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता दें, यहाँ पर कई बच्चे शायद यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने यहाँ एडी लिख दिया और यहाँ पर ईस्वी लिख दिया। देखिए ईस्वी को ही एडी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एडी लिखते हैं और हिंदी में इसको ईस्वी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सौर कलन, रेड शिफ्टर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका सौर मंडल से होता है और ज्योग्राफी में सौर मंडल फर्स्ट में ही आ जाता है, जहाँ से बहुत पूछा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर जो है सौर ज्वाला, तो सौर ज्वाला वो होती है, कभी कभी जो प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान आता है, और प्रकाश मंडल में जो परमाणुओं का तूफान होता है वो इतनी वेग गति से होता है कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको वो पार कर जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे ही यहाँ पर सौर ज्वाला कहा जाता है। और दोस्तों, जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर एक रंगीन प्रकाश का रूप ले लेती है, एक रंगीन प्रकाश का रूप ले लेती है, और रंगीन प्रकाश को ऑरोरा लाइट के नाम से भी जाना जाता है। रंगीन जो प्रकाश होता है उसको ऑरोरा लाइट के नाम से भी जाना जाता है, और वही जो रंगीन प्रकाश जो उत्पन्न होता है, जिसे अगर उत्तरी ध्रुव पर देखा जाता है तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। जो आपका आंसर सही होता है वो है ऑरोरा बोरियालिस। और यही जो रंगीन लाइट, रंगीन प्रकाश है ऑरोरा लाइट, जब इसको दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको हम बताएं कि जब ये प्रकाश आगे निकलता है, सौर ज्वाला जहां से निकलती है तो वहां काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उसी को हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये जो औसतन बनने और बिगड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो बनने और बिगड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसे सौर कलंक चक्र कहा जाता है, और ये लगभग 11 वर्ष में पूरी होती है। और बात करें यहाँ सौर कलंक की, तो दोस्तों एक चीज और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सौर कलंक जो जिसका तापमान सबसे कम होता है और ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सौर कलंक का जो तापमान होता है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये सबसे ठंडा भाग माना जाता है। सूर्य का अपेक्षाकृत सबसे ठंडा भाग माना जाता है। और ये प्रश्न एक बनता है कि सूर्य का सबसे ठंडा भाग का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों एक चीज और यहीं से हम बता दें, जो आपके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह का, तो अगर ये पूछा जाए कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, उसके केंद्र में किस सैटेलाइट द्वारा लाइट जो आपका ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा बनती है वो क्या है। तो यह आपको बता दूं कि हाइड्रोजन परमाणुओं का जो नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना, यही एक नाभिकीय संलयन द्वारा जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में, वो किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हीलियम परमाणु में बदलते हैं। और यही एक चीज होती है जो सूर्य में प्रकाश आता है, वो हाइड्रोजन गैस जो है किसमें बदली होती है, हीलियम में। चलिए नेक्स्ट। ये आपका बड़े तसल्ली से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और सौर ज्वाला जहां से निकलती वहां काले धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें काले धब्बों को ही सौर कलंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल का जो दाब है उसको मापने का यंत्र कौन सा है, तो देख लो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी रेडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बैरोमीटर।
दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से द्रवों के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। द्रवों का जो विशिष्ट घनत्व है उसको नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को नापा जाता है। बात करें रेडियोमीटर की तो इससे विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन को मापा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में इस तरह के रखता हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। दोस्तों यहाँ पर एक आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो भी कर पा रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों यही आपका जय हिंद, जय भारत।